बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जरा देखो तो आपसे मिलने कौन कौन आया है। 7 समंदर पार से हंसा बहन 6:30 बजे से खुशी की बात और सीक्रेट बात सुनाता हूँ। जैसे जी। ही मीटिंग को शुरू किया तो हमारी हाँ। मीठी हंसा बहन जी आपको सुनने के लिए हाजिर है। कब से उत्सुक है कि मुझे उनके अनुभव जरूर सुनने हैं। तो हंसा उसने तो बहन का सुने भी हुए हैं, हम इस सभा साथ में में रहे बहुत हैं। बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब देखिए सभा महारथियों से भरी हुई है, तो स्वागत करें डॉक्टर साहब हमारी मीठे प्यारे प्रवीणा बहन जी का। डॉक्टर जैन भाई। ओम शांति। ओम वेलकम। शांति जैन भाई, अरे चंपा प्रवीणा बहन। गुड नाना भी इवनिंग। गुड इवनिंग। मोटी दीदी बड़ी दीदी बन गई है प्रवीणा बेन। नहीं नहीं, हजी तो एवा ज છીએ આપણે। એવું તબિયતમાં તબિયતમાં ને પોસ્ટ પોઝિશનમાં કેમ? નહીં રે, આપણી પોસ્ટ પોઝિશન શું? બોલો સરસ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद। बड़ौदा में आपका इंटरनेशनली स्वागत है, क्योंकि हंसाबेन भी है और भी बाहर वाले भी है और देश वाले भी है, इंडिया के भी है और विदेश के भी है। जी सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। सब हाथ खड़ा करके स्वागत करो, बोल तो सकते नहीं है ना। हंसा बहन आप भी पर्दे के पीछे नहीं रह सकते, आपको भी शब्दों के द्वारा, दिल से तो किया है स्वागत लेकिन शब्दों के द्वारा भी स्वागत करना है। आप हम वीडियो तो ऑन करें। हाँ, स्वागत करें आप भी। ओम शांति। ओम साबेन का शांति। भी स्वागत है। ये हंसा तो बहन हमने जी बोला पीछे से सुनेंगे गुप्त में रह करके। हमारी प्रणा बहन तो हमारे लिए बाबा दादी वही है सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बाबा बाबा है, दादियाँ दादियाँ है। वो आपने आपने प्यार लुटाया है ना और पालना दी है, तो उसका ये रिटर्न है, उस भाव से ये कह रहे हैं। तो भाई और बहनों देखो, आप इतने महीनों से लगातार सुबह और शाम अनुभव सुन रहे हो, लेकिन आज आप जो अनुभव सुनने जा रहे हो ना, बहुत नए और विशेष प्रकार के होंगे, क्योंकि मेजोरिटी बातें जो होगी वो आज आपको दादी के अंग संग की बातें सुनने को मिलने वाली है। तो आपको भी और हमें भी। ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? तो आज विशेष ये हाँ। है, सुनहरे पल है कि बहुत पर्सनल बातें दादी के साथ के अंग संग की कितनी सारी बातें होगी आपकी बुद्धि में, तो वो आज खुलने वाली है। तो आज ये सुनहरा पल है और इसलिए ज्यादा समय न लेकर के दे करके सुनने में ज्यादा समय जाए, ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। तो प्रवीणा बहन जी आप शुरू करें भले। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठे। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से काफी समय से आपने ये अच्छा लॉकडाउन का फायदा उठाया है और काफी भाई बहनों के अनुभव आप सभी ने सुने हैं। और इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर हर एक की यात्रा अनोखी है और अलौकिक है। तो आज मैं मेरी यात्रा के बारे में आपको बताऊंगी कि हमने ये जर्नी कैसे शुरू की। एक भक्ति भाव वाले परिवार में जन्म हुआ। मेरा फादर
रोज स्नान करके जब तक गीता का एक चैप्टर नहीं पढ़ते थे तब तक मुख में कुछ डालते नहीं थे। और उन्होंने कभी चाय तो टेस्ट की ही नहीं इस जीवन में। और हमें भी भक्ति के संस्कार अच्छे से डाले गए। व्रत उपवास करना, पूजा करना। तो जब बचपन में हम थे तो एक क्यूरोसिटी हमेशा रहती थी कि मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के फोटोज रखे हुए थे। तो मेरा बाल मानस हमेशा एक क्वेश्चन करता था और मैं मेरी मम्मी को पूछती थी कि इसमें से बड़ा कौन है, मैं कहाँ से शुरुआत करूं पूजा करना, उसको नहलाना, उसको तिलक करना, चावल लगाना, फूल लेना। तो मैं समझ में नहीं आता था कि मैं किधर से शुरू करूं। तो मैं पूछती थी मम्मी को कि मम्मी इसमें बड़ा कौन है, तो वो कहती थी सब बड़े हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे सब बड़े हैं, घर में जैसे पापा बड़े हैं, सब बड़े हैं तो मैं भी बड़ी हूं। तो मम्मी के पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद हम लोगों को तो हॉस्टल में पढ़ने के लिए रख दिया था। मैं 7वीं से 12वीं तक हॉस्टल में रह लौकिक हॉस्टल में रह करके पढ़ाई किया। वहां भी मैंने अपना छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। और वहां हॉस्टल में एक कन्या रोज रात को आकर के हमें ये पूछ के जाती थी, शिव बाबा याद है? तो हमें जवाब देना होता था हाँ याद है। कभी याद तो होता नहीं था, लेकिन उसने ये पैरट हमको सिखाया था कि ऐसे बोलना होता है। फिर 12वीं की एग्जाम देकर के हम घर आए तो हमारे ही घर में गीता पाठशाला शुरू हो चुकी थी। हमारे अंकल और आंटी ने लंदन में ज्ञान लिया और वो लोग लंदन से ही, ये ज्योति बहन दुबई वाले तब लंदन में रहते थे, तो उनको लेकर के गांव में आए और गांव में कोर्स करवाया। उस समय हम तो हॉस्टल में थे और जब गांव में कोर्स करवाया तो मम्मी पापा ने भी कोर्स किया। पहले तो मम्मी की आत्मा की ज्योति जगी, पापा की नहीं जगी। उस समय कोर्स तो किया लेकिन उसको उसकी जागृति नहीं आई थी। और मम्मी ने जब ज्ञान लिया और हम वैकेशन में घर आए तो हमने देखा ब्रह्मा बाबा का फोटो हमारी दीवार पे लगा हुआ था। तो मेरा पहला ही प्रश्न मेरी मम्मी को कि मम्मी ये कौन है? और वो हमेशा हमें ये कहती थी कि गुरु करना है, गुरु करना है। तो मैंने पूछा आपने इसको गुरु किया है क्या? तो कहती नहीं ये ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा कौन है? तो वो कहती है हमारा पिता है। और उसके पास आगे कोई जवाब नहीं था। और उसी दिन सेंटर से बहनें एवरी सैटरडे और वेडनेसडे बहनें आती थी सेंटर से और क्लास कराती थी। वीक में 2 बार आती थी बहनें सूरत सेंटर से। तो उस दिन भी बहन आए हुए थे, सैटरडे का दिन था। तो बहन ने हमें ज्ञान सुनाया, पहले मुरली का चिंतन सुनाया, उसके बाद मुरली पढ़ी। और जिस दिन मैंने मुरली सुनी, पहली मुरली सुनी है, और सुनने के बाद तुरंत ये रियलाइज हुआ कि ये ही सच्चा गीता का ज्ञान है। हमारे घर में हर एक को गीता पढ़नी होती थी, समझ में आवे या ना आवे। तो हमने देखा कि बहनों ने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। बाद में एक हमारा नया नया गीत बना था उस समय, और वो गीत था हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। और उसमें एक लाइन आती है कि पत्ते पत्ते को पानी सींचने से फूल नहीं खिलता। और ये बात ने मेरी बुद्धि को जैसे कि एकदम क्लिक कर दिया कि बात तो सही है। हम भक्ति जो कर रहे हैं
वो जैसे कि पत्तों को पानी दे रही है। फूल को खिलाना है तो उसकी जड़ों को पानी देना होता है। तो ये बात हमारी बुद्धि में बैठ गई। फिर तो रोज क्लास चलती थी, कोई न कोई मुरली सुनाते थे तो हम भी सुनने बैठ गए। रोज ही सुनते थे, कोर्स तो किया नहीं था, लेकिन रोज मुरली सुनने लगे। अब वैकेशन पूरा हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुई, एडमिशन लिया, लेकिन बुद्धि नहीं कह रही थी कि मैं कॉलेज करूं। तो मैं रोज फी लेकर के जाती थी, वापस ले आती थी। घर में किसी को बताया नहीं। और एक ही बात बुद्धि में आती थी कि अरे विनाश हो गया तो, विनाश हो गया तो, हम तो अभी अभी तो ज्ञान में आए हैं। और उसी बीच में सेंटर पर जाने को, एवरी थर्सडे को हम लोग सेंटर पर जाते थे। तो मैंने हमारी दीदी को बताया कि दीदी मेरे को पढ़ना नहीं है, विनाश हो गया तो, इसलिए मैं कॉलेज नहीं करना चाहती हूँ। तो दीदी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि दीदी अनुभवी थे, लता दीदी, और वो जानते थे कि ये नई नई कन्या है अभी, वो अच्छी तरह से उमंग उत्साह रहा है। फिर दीदी ने कहा नहीं नहीं, आपको तो पढ़ना है, आपको तो ये डिग्री लेनी है, वो डिग्री लेनी है। मैं सोचूं कि अब पढ़ने की बात ही नहीं है, दीदी तो डिग्री की बात कर रही है। फिर जैसे तैसे मैंने फी भरी, कॉलेज किया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब अक्टूबर में पार्टी मधुबन जा रही थी, तो हमने दीदी को बोला मुझे मधुबन जाना है। दीदी कहे नहीं अभी नहीं, 1 साल के बाद भेजेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी जाना है। फिर भी दीदी ने कहा नहीं, आपने कोर्स भी तो नहीं किया है। तो मैंने कहा दीदी मैं रोज मुरली तो सुन रही हूँ, कोर्स नहीं किया है तो क्या हुआ? तो कहती नहीं, आपको पूरा ज्ञान भी तो नहीं पता है। तो फिर भी मैंने जिद किया नहीं, मुझे जाना ही है। फिर दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको भेजूंगी मधुबन। तो दीदी ने बहुत बेसिक प्रश्न पूछे और मैंने सबका सही जवाब दिया। तो दीदी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो सब कुछ जानती है। और जब मैं वैकेशन में घर में आई ना, तो मेरी मम्मी बाबा की जीवन कहानी पढ़ रही थी। तो मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हो? तो कहती तेरे को समझ में नहीं आएगा। मैं सोचूं कि एक अनपढ़ माता को कुछ समझ में आ रहा है और वो कहती है आपको समझ में नहीं आएगा। फिर जब वो दोपहर को सो जाती थी तो मैं उसकी किताब उठा करके एक कोने में बैठ करके पढ़ने लगी। तो सबसे पहले मैंने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी और जीवन कहानी पढ़ते पढ़ते मैं बहुत रोई। पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि अरे दादियों को इतना सितम सहन करना पड़ा, इतनी परीक्षाएं पास करनी पड़ी। और ऐसा पढ़ करके मैं रोती रहती थी और मेरे आंसू को छिपाती थी कि कोई देख ना लेवे। फिर मधुबन पहुंचे हम वेकेशन में। अक्टूबर दिवाली के दिन थे तो थोड़ी छुट्टियां भी थी, तो मधुबन गई। और मधुबन में हमें जो एकोमोडेशन मिला था वो बड़ी दादी के ऊपर एक कमरे में। हम 25 कन्याएं थी वो कमरे में, सबको पट किया हुआ था। तो हम सभी कन्याएं वहां रही थी। तो आते जाते दादी को देखते थे तो दादी ओम शांति, दादी ओम शांति हमारा चलता था। फिर दिवाली के दिन हमारी टीचर हमें दादी के पास लेकर के कि चलो हैप्पी दिवाली करने दादी के पास चलते हैं। तो हम लोग तैयार थे तो हमको लेके गई। तो सभी को दादी ने दृष्टि दिया और दादी फिर पूछती हैं कि ये कन्या कहाँ से है मेरे को देख करके। तो बहन ने कहा कि ये दादी सूरत से हैं, सूरत की एक गीता पाठशाला से हैं। फिर वो दादी ने पूछा कब से ज्ञान में है? तो बहन ने बताया कि दादी वो 6 मास से ज्ञान में है। तो दादी कहती लेकिन लगती बहुत पुरानी है। और ये बात सुन करके मेरा तो और नशा चढ़ गया
कि मेरे दादी को भी मैं पुरानी लग रही हूँ, मुझे तो दादियाँ अपनी लगती ही लगती थी, लेकिन दादी को भी ये फीलिंग्स आई, बड़ी दादी को। फिर बाप दादा से मिलने का अवसर आया। मेडिटेशन हॉल था 1981 में, तो मेडिटेशन हॉल में हम बाबा से मिले। हमारा लास्ट ग्रुप था कन्याओं का। हम सूरत से 25-30 कन्याएं आई हुई थी। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी बनेंगे या अदर कुमारी बनेंगे। तो मैंने जवाब दिया ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। तो मेरे बाजू में एक बहन बैठी थी, वो कहती ऐसे बोलना नहीं होता है। तो मैंने कहा बाबा पूछ रहे हैं और कहे बोलना नहीं होता है, कैसे हो सकता है। फिर बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा कुमारी बनेंगी वो विश्व का कल्याण करेगी, और जो अधर कुमारी बनेंगी वो परिवार का कल्याण करके करेगी। कौन सा कल्याण पसंद है? मैंने फिर जवाब दिया विश्व का कल्याण। अभी उस समय तो कुछ पता नहीं था विश्व क्या होता है और कल्याण क्या होता है, लेकिन मैंने ऐसे बाबा को जवाब दिया। फिर बाबा ने मतलब सभी को फिर लाइन लगवाई। उस समय बाबा सबको इंडिविजुअली टोली देते थे। अब मेरा टर्न आया। मेरे आगे 2-4 बहनों के आगे मेरी बड़ी बहन भी थी साथ में। तो हमारी गीता पाठशाला वालों ने कहा था बाबा को हमारी याद प्यार देना। अब मैंने समझा मेरी बहन बोलेगी, उसने बोला नहीं कुछ भी, तो मैंने बाबा को बोल दिया बाबा हमारी गीता पाठशाला वालों ने आपको याद प्यार भेजा है। तो फिर बाबा ने पूछा कौन सी गीता पाठशाला? तो बाजू में ही हमारी बहनें खड़ी थी, सरला दीदी को भी ये बात पता था। तो कहा बाबा ये तो लंदन की गीता पाठशाला है। अच्छा, फिर बाबा ने दृष्टि दिया और कहा कि बाबा के भी सबको याद प्यार देना, और मेरे दोनों हाथ बूंदी के लड्डू से भर दिया। उस समय सभा, क्योंकि बाबा का विदाई का टाइम था, तो दादियां भी आ चुके थे और सारा हॉल फुल था। और मैंने क्या अनुभव किया कि मैं और बाबा और कोई नहीं है हॉल में। इतना अपनापन उस समय मेरे को फील हुआ। फिर ऐसे करके मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गई। सारा समय वो नशा रहा कि मैंने बाबा से बात की, मैंने बाबा से बात की। फिर वापस जाने का समय आया। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वापस घर गए और पढ़ाई में लग गए। बाद में हर वेकेशन में हम मधुबन आते थे। आज वेकेशन पड़ा और दूसरे दिन की हमारी टिकट बुक करवा देते थे। सब एडवांस में करते थे कि नहीं जाना ही है मधुबन। और उसमें भी दादी आए थे सूरत सेंटर का उद्घाटन करने के लिए। तो हमारे गांव में भी दादी आए, हमारे घर में भी आए। मधुबन से 2 बस आई हुई थी, सबका ब्रह्मा भोजन हमारे घर था। तो दादी का हमारे घर में आना हुआ तो हमने दादी से परमिशन ले ली। दीदी के सामने हमने दादी को पूछा कि दादी हमें हर वेकेशन में मधुबन आना है, आपकी छुट्टी है? तो दादी ने कहा हाँ हाँ हमारी छुट्टी है, जरूर आओ। तो फिर तो हम मधुबन चले जाते थे वेकेशन में। एक बार दूसरे बाबा मेडिटेशन हॉल में आए हुए थे और दूसरे दिन मेरी ट्रेन थी। तो ओम प्रकाश भाई जो हमारे ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज रहे, तो वो मुझे कहे कि तुम रात को ही नीचे चले जाओ, क्योंकि सुबह फिर तुमको कौन लेके जाएगा। बाबा मेडिटेशन हॉल में बैठे हो तो किसको मन करेगा जाने का। लेकिन अब कल सुबह भी मेरे अकेले के लिए कौन सी गाड़ी मिलेगी जाने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो चले जाते। बाबा से छुट्टी भी ले ली। और जब जाना था तो मैं बड़ी दादी के पास गई कि दादी मैं छुट्टी लेने आई हूँ। तो दादी कहती क्यों, अभी क्यों जा रही है, कितने बजे ट्रेन है?
हमने कहा दादी कल सुबह ट्रेन है, लेकिन ओम प्रकाश भाई भेजना चाहते हैं कि संगम भवन जाकर के मैं रुक जाऊं। मेरा मन तो नहीं करता है, लेकिन उनका बहुत ही फोर्स है तो मैं जा रही हूँ। तो दादी कहती नहीं, बुलाओ ओम प्रकाश को। तो मैं ओम प्रकाश भाई के पास गई और मैंने कहा दादी जी आपको बुला रहे हैं। आई दादी के पास और दादी ने पूछा कि ये कन्या को आप क्यों अभी भेज रहे हो? तो कहते दादी सुबह उसकी ट्रेन है ना, तो अभी जाएगी, नीचे जाके रुक जाएगी। दादी कहती सुबह ट्रेन है ना और सुबह जाएगी। तो वो भाई पूछता दादी कैसे जाएगी सुबह? फिर दादी जी ने कहा दादी की गाड़ी छोड़ने जाएगी। अब मैं एक साधारण कन्या और दादी कहे कि दादी की गाड़ी छोड़ने जाएगी, तो मैं तो निश्चिंत हो गई कि अभी ओम प्रकाश भाई की जिम्मेवारी कि मुझे कैसे भेजना है। फिर वो भी थोड़ा, उसका भी ईगो क्लैश हुआ कि देखता हूँ कैसे दादी की गाड़ी जाती है छोड़ने। फिर दूसरे दिन सब्जी लेने के लिए ट्रक जाती है नीचे, तो वो ट्रक में मुझे बिठा दिया। तो मुझे कोई अर्चा नहीं था, लेकिन दादी ने तो मेरी दिल ले ली। उसी समय यज्ञ में केवल एक ही कार हुआ करती थी और वो केवल दादी की गाड़ी थी। लेकिन दादी की दिल कितनी बड़ी है। हम मधुबन आते थे तो मधुबन में कन्याओं की भट्टी होती थी, तो दादी मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कन्याओं की भट्टी अटेंड करो। तो मैं हमेशा दादी को मना करती थी कि नहीं दादी, मुझे भट्टी नहीं अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे क्लासेस के आधार से वैराग्य नहीं चाहिए। वैराग्य जिस दिन मुझे अपने आप आएगा, मैं अपने आप आपके पास आ जाऊंगी। तो मैं भट्टी करने कभी नहीं बैठती थी मधुबन में, और हम लोगों की ड्यूटी रहती थी सुबह में रोटी डिपार्टमेंट में और शाम को 4 बजे म्यूजियम में जाते थे। तो वैकेशन जैसे पढ़ने वाला होता था ना, तो म्यूजियम से हमें पत्र आ जाते थे कि वैकेशन पड़ गया होगा, आप लोग आ जाओ सेवा के लिए। तो हम सेंटर पर, दीदी हमारी चाहती नहीं थी कि हम मधुबन जाएं, क्योंकि दीदी यही कहती थी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो आपको सेंटर पर मिलेगी, मधुबन में थोड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। तो दीदी छुट्टी नहीं देती थी, तो वो पत्र के आधार से हम मधुबन आ जाते थे। फिर मैंने बड़ी दीदी को कहा कि दीदी हम मधुबन आते तो हैं, हमारी दीदी की प्यार से छुट्टी नहीं होती है, तो इसीलिए हम दीदी से छुट्टी नहीं लेके आते हैं। ये म्यूजियम से बहने पत्र भेजती, उसी आधार से हम आ जाते हैं। तो दीदी ने फिर मुझे कहा कि कोई हर्जा नहीं, मधुबन तुम्हारा घर है, तुमको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मन करे तो मधुबन आ जाना। इवन रामश्लोक भाई भी पूछे ना तो कहना दीदी ने छुट्टी दिया है। तो ऐसे करके दीदी ने मेरे को उस समय वरदान दिया 1983 में कि मधुबन तुम्हारा घर है, तुम्हें किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे तो और ही एक स्टैंप लग गई कि दीदी ने कहा मधुबन तुम्हारा घर है। उस समय तो पता नहीं था कि मधुबन कभी मेरा घर बन सकता है। बाद में जब मैंने बीकॉम कर लिया, बड़ी दादी हमें कहे कि तुम वापस सेंटर पर जाओ और सेंटर पर रहो, तो मैंने दादी को कहा दादी मुझे स्थूल काम करना नहीं आता है, तो सेंटर पर जाऊंगी तो पहले मेरे को सीखना पड़ेगा, तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ सेंटर पर जाने के लिए। तो दादी मुझे कहे कोई हर्जा नहीं, हिंदी पढ़ना तो आता है ना, किसी को मुरली बैठ करके सुनाएंगी तो भी अच्छा है। मैंने कहा नहीं दादी, सेंटर पर जाना है तो बेसिक चीजें तो आनी चाहिए, तो इसीलिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और फिर बीकॉम के बाद मैंने एमकॉम का फिर शुरू किया। उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स करना शुरू किया। तो ऐसे ही जैसे टाइम पास कर रही थी मैं,
और पढ़ाई इसीलिए पढ़ रही थी कि लौकिक में कोई मेरे माँ बाप को तंग ना करे कि इनकी शादी कराओ, क्योंकि माँ बाप के पास एक जवाब होता था कि ये पढ़ रही है। फिर एमकॉम शुरू किया मैंने, लेकिन हमारी जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम थी वो 6 महीना डिले हो गई। अभी हमने समझा था कि 6 महीना डिले हो गई है, माना अभी 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, तो अभी तो एग्जाम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर तो नहीं था। इसीलिए कोई पढ़ाई नहीं किया और अचानक इन्होंने एग्जाम डिक्लेयर किया, और वो भी अहमदाबाद में। तो मुझे अहमदाबाद एग्जाम देने के लिए जाना है। अहमदाबाद में मैं एग्जाम देने गई, और एग्जाम पूरी होती ही समाचार मिला कि बड़ी दादी ऑस्ट्रेलिया की टूर करके आ रही हैं। तो सरला दीदी ने मुझे कहा कि देखो दादी ऑस्ट्रेलिया की टूर करके आ रही हैं और दादी जी का बहुत भव्य स्वागत करने वाले हैं, तो आप जाओ मधुबन। हम तो तैयार हो गए, तो मधुबन गए, दादी जी के साथ ही ट्रेन में गए। निर्वेर भाई लेने आए थे दादी जी को, मोहिनी बहन और दादी थे और निर्वेर भाई थे, और मैं थी, और एक अहमदाबाद की एक टीचर बहन भी थी। तो ऐसे करके हम लोग मधुबन पहुंचे, दादी जी का स्वागत हुआ, और मुझे दूसरे दिन एक क्लास पढ़ने को दिया, और क्लास की हेडिंग थी पढ़ो लिखो कुछ भी करो, लेकिन मुझे जवाब दो कल किसने देखा। एक क्लास बड़ी दादी ने कन्याओं की भट्ठी में कराया था। तो ये क्लास पढ़ने के बाद मैं दादी जी के पास गई, और मैंने दादी को कहा कि दादी मैं रेडी हूं सेंटर पर जाने के लिए। तो दादी कहे कि नहीं, अभी तो एग्जाम दे करके आई है तो घर जाओ, और पढ़ाई शुरू किया है तो पढ़ाई पूरी करो। मैंने कहा नहीं दादी, अब मुझे कोई पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे आप सेंटर पर भेजो। फिर भी दादी ने कहा कि नहीं, घर जाओ, माँ बाप की छुट्टी लेकर के आओ, फिर आपको दादी सेंटर पर भेजेगी। तो जब मैं घर गई, माँ बाप से बात किया, और बात करने के बाद उन्होंने तो हमें पहले से ही कह दिया था कि आपको जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है, हम डिसीजन नहीं लेंगे आपके लिए। आपको शादी करनी है तो हम शादी कराएंगे, आपको सेंटर पर जाना है तो भी हमारी छुट्टी है, और घर में रहना है तो भी हमारी छुट्टी है। नौकरी नहीं करने देंगे, लेकिन ये पक्का था। तो अभी इन 3 चॉइस में से एक चॉइस हमें करनी थी। तो अब मैंने बोला कि मैं 2 माह सेंटर पर जाना चाहती हूँ, यदि अच्छा लगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो वापस आ जाऊंगी। तो माँ बाप ने कहा ओके भले जाओ। फिर मैं दीदी के पास गई, दीदी को कहा कि दीदी मैं ऐसे जाना चाहती हूँ, दादी जहाँ भेजे वहां मैं जाना चाहती हूँ। तो दीदी ने कहा कि मैं जा रही हूँ 2 दिन के बाद मधुबन, तो आप मेरे साथ ही चलो। तो मैंने कहा ओके दीदी। फिर मैं दीदी के साथ मधुबन आई, और फिर दादी ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि आपको कहाँ भेजूं। ये नवंबर मास का एंड है, और फिर दादी जानकी को आना था। तो दादी ढूंढ रही थी कि दादी जानकी के पास किसको रखे। तो क्या हुआ कि मैं बाबा से मिली, और बाबा से बात किया, बाबा को बताया कि बाबा मैं सेंटर पर जा रही हूँ। तो बाबा ने मुझे ट्रस्टी दिया और पूछा कि बहादुर हो, दिल में भय तो नहीं लगता है? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत वाली हो? तो भी मैं चुप, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि मैं हिम्मत वाली हूँ, मैं बहादुर हूँ, नहीं, मुझे पता नहीं था। फिर बाबा ने कहा कि देखो वो परिवार में तो 20-25 होंगे, यहाँ इतना बड़ा परिवार है, बेहद का परिवार मिल गया, कितनी खुशी की बात है।
जहां भी जाओ, जिस देश में भी जाओ, अपना ही परिवार है। हिम्मत बच्चे तो मदद बाप सदा है ही। तो इस रीति से बाबा ने मुझे वरदान दिया और 2 दिन के बाद दादी जानकी को आना था। तो बड़ी दादी ने मुझे पूछा कि प्रवीणा, दादी जानकी आ रही है तो क्या तुम रहेगी उसके साथ? तो मैंने कहा कि जो दादी आप मुझे सेवा देंगे, क्योंकि ये जो हमारा 6 महीने का जो गैप था एग्जाम और उसके बीच में, तो वो 6 महीने में मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। एक तो मैंने खाना बनाना सीखा उस समय और घर काम करना सीखा और मैंने अपने आप को तैयार किया। मैं टैली करती थी कि सेंटर लाइफ क्या है और लौकिक लाइफ क्या है। सेंटर लाइफ में किस प्रकार से रहना होता है और कैसे हाजी का पाठ पक्का करना, ये 6 मास मैंने बहुत अपने आप को पढ़ाया था। तो मैंने दादी जी को कहा, जो दादी आप सेवा देंगी। फिर दादी ने कहा कि फरवरी में जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, तब तक आप रुको, उसके बाद सोचेंगे कि आपको कहाँ भेजना है। तो दादी जानकी के पास आप सेवा करना। अभी दादी जानकी, जिस व्यक्ति ने सेंटर का भी कोई अनुभव न किया हो और उसको सीधा ही दादियों के पास रख दे, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज थी मेरे लिए। लेकिन फिर भी दादी जी ने कहा है तो मैंने हाँ तो किया। दादी जानकी आ गए, लेकिन मैं उसके पास गई नहीं। 2 दिन हो गया था। तो बड़ी दादी ने मुझे पूछा कि प्रवीणा, तुम दादी के पास गई थी? तो मैंने कहा, दादी मैं ऐसे कैसे जाऊं? आप मेरा परिचय कराएंगे, उसके बाद मैं सेवा शुरू करूँ ना? तो दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, दोपहर को तुम आंगन में रहना, मैं आपका परिचय कराऊंगी। तो फिर दोपहर को दादियां भोजन करके बाहर निकले। तो दादी ने मुझे बुलाया और कहा दादी जानकी को कि दादी, ये कन्या आपको देती हूँ, इसे आप ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। तो दादी जानकी कहे, दादी ये है ही ब्रह्मा कुमारी। दादी कहती, अभी तक तो नहीं है, लेकिन तुम इसे ब्रह्मा कुमारी बनाएगी। तो दादी जानकी ने कहा ठीक है। फिर मेरी सेवा शुरू हुई। दादी जानकी के पास मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या सेवा करूं, कहाँ से सेवा करूं, कैसे करूं, क्योंकि कोई अनुभव ही नहीं था। और लच्छू दादी मेरी टीचर रही, मुझे सिखाती थी कि ऐसे करो वैसे करो। तो दादी जानकी को मैं कुछ भी बात बोलती थी तो वो मुझे कहती थी, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो हर बात में दादी मुझे यही कहती थी, तुम्हारा काम नहीं है। तो एक दिन मुझे लगा कि अब मैं पूछूं तो सही। तो मैंने कहा, दादी अभी ये भी बताओ कि मेरा काम क्या है। तब दादी को लगा कि अब ये लड़की तैयार है कुछ करने के लिए। फिर मुझे पूछा, तुमको हिंदी लिखना आता है? तो मैंने कहा, हाँ दादी आता है मुझे हिंदी लिखना। तो दादी कहती, अच्छा, मेरे पास पत्र आते हैं ना, तो उसका जवाब देना होता है। मैं एकदम घबरा गई कि दादी के पत्र का जवाब मैं कैसे दूं। फिर दादी पढ़ते थे और फिर मुझे 1 लाइन में या 2 लाइन में वो पत्र का जवाब देते थे। अभी कभी किसी को पोस्ट कार्ड लिखना होता था, कभी इंग्लैंड लिखना होता था। तो मैंने कहा, बस दादी इतना ही लिखने का? तो दादी कहती है कि सुबह में जो मैं क्लास कराती हूँ ना बाबा की मुरली के बाद, उसमें से जो बात तुमको अच्छी लगे वो पत्र में डाल देना। हमने समझा, अच्छा ठीक है, तो फिर पत्र भर सकती हूँ। तो ज्ञान की बातें लिख करके, उसने जो बात पूछी होती, दादी ने जो लिखवाया होता है, तो वो सारा लिख करके मैं दादी को देती थी। फिर दादी उसे पढ़ती थी, तो समझ में आता था कि क्या लिखते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, गुरुवार का दिन था।
और गुरुवार के दिन भोग लगता है। तो दादी ने मुझे शुरुआत में ही कह दिया था कि तुम भगत नहीं बनना। तो मैंने समझा नहीं कि भगत नहीं बनना माना क्या। तो मैंने पूछा कि भगत माना क्या दादी? तो कहती है कि ये नहीं कि मैं भोजन नाश्ता करूं उसके बाद तुम नाश्ता करो, आप क्लास पूरा होते ही नाश्ते पर चले जाओ, मेरे खाने के बाद खाने का आप ऐसे भगत नहीं बनना। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं नाश्ता कर लिया था, गुरुवार का दिन था, भोग था उस दिन मालपुड़ा और मूंग की दाल। तो मुझे पूछा आपने नाश्ता किया? मैंने कहा जी दादी नाश्ता किया। क्या खाया? तो मैंने बोला मालपुड़ा खाया। तो कहती है मूंग की दाल नहीं खाई? तो मैंने मुंह बिगाड़ा क्योंकि मूंग की दाल मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो दादी ने कहा बाबा को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे लिए दूसरी लेके आओगी? तो मैं दादी के लिए दूसरी मूंग की दाल लेके आई। तो उसमें से दादी ने एक चम्मच खाया और कहा कि अभी इसे तुम पूरा करो। अभी मेरी हालत तो बहुत खराब हो गई कि अभी मैं कैसे इतनी सारी कटोरी भर के दाल खाऊं जिसने कभी दाल खाई नहीं थी। मैं घर में भी कभी नहीं खाती थी मूंग की दाल। तो अभी फिर दादी उस समय जहां मधुबन वाले पीछे नाश्ता करते हैं ना, भोजन करते हैं, वहां दादी नाश्ता करते थे। अभी तो वहां तो सभी देखने लग गए। दादी ने कहा जब तक ये पूरा नहीं करेंगी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। सभी देखने लगे कि क्या हो रहा है। फिर अच्छा नहीं लगता था कि मैं दादी को बिठा के रखूं। फिर मैं दाल को दवाई की तरह एक ही घूंट में पी गई। अभी पी तो गई, फिर दादी उठी, मैं बर्तन साफ करके गई कमरे में। फिर शाम को दादी की क्लास थी। क्लास में दादी कहती है राजकुमारी हो क्या, ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है। फिर दादी ने ब्रह्मा भोजन का, भोग का बहुत तारीफ किया, बहुत महिमा किया। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लेसन मिल गया क्योंकि दादी जानती थी और मैं जानती थी कि दादी किसको कह रहे हैं। फिर ये दादी का सिखाने का तरीका अलग था। जो कुछ भी कहना होता था दादी को वो अपनी क्लास में कह देते थे, रूबरू कभी नहीं कहती थी। तो क्लास से हमें लेसन मिल जाती थी। तो इस रीति से दादी हमें सिखाती थी। उसी समय फरवरी की कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अब दादी एक दिन मुझे पूछे कि कब तक रुकना है आपको? मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा कि दादी ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती है कि कब तक रहेगी। तो मैंने कहा मैं बड़ी दादी से पूछती हूँ कि दादी क्या कहते हैं। तो फिर दादी ने कहा मैं ही दादी से पूछ लूंगी। फिर जब शाम को आई दादी तो दादी ने मुझे कहा कि जब तक मैं रुकूं तब तक तुम रुकेगी? तो फिर भी मैं जवाब देती हूँ अगर बड़ी दादी कहेगी तो मैं रुकूंगी। तो कहती हाँ दादी ने छुट्टी दिया है कि मैं रुकूं तब तक तुम रुको। तो मैंने कहा ठीक है, अगर दादी ने कहा है तो मैं रुकूंगी। फिर मैं रुकी दादी के साथ। दादी के पास अंग्रेज भाई बहनें भी आते थे और मैं बाहर बैठी होती थी क्योंकि इंद्रप्रस्थ में पांडव भवन में दादी के पास एक छोटा सा ही कमरा था और 4x4 का दादी का बाथरूम था और बस दादी का छोटा सा कमरा, सिटिंग रूम, बेडरूम सब कुछ वही था। तो जो भी आते थे वहीं मिलने आते थे। तो फिर मैं बाहर बैठी रहती थी। अभी अंग्रेज लोग आएंगे तो वो इंग्लिश में बोलेंगे, मैं समझ तो लेती थी लेकिन बोलना नहीं आता था क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी थी।
तो इंग्लिश केवल एक टेक्स्ट होती थी, लेकिन बोलने का तो कोई अभ्यास ही नहीं। वो कुछ पूछते थे, मैं स्माइल कर लेती थी बस। तो कोई ना कोई तो बुलवाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता था, तो मैं इंग्लिश क्या बोलूं। ऐसे दादी के साथ समय पूरा हुआ। अभी दादी को टूर पे जाना है भारत की, तो बेंगलोर मैसूर साइड दादी साउथ में जा रहे थे। तो बड़ी दादी ने मुझे कहा तुम भी दादी के साथ टूर पे जाओ और टूर करके वापस मधुबन में आना। शिलूबेन कोर्स कराती है ना, शिविर कराती है ना, तो तुम वो ट्रेनिंग लेना। तो तुम दादी के साथ टूर पे जाओ और फिर वापस आ जाना। तो मैंने कहा जी दादी ओके। फिर मैं दादी के साथ टूर पे गई। एक जगह पे बेंगलोर में क्लास फुल थी और दादी मुझे कहे कि तुम जाकर के क्लास शुरू करो। मैं तो एकदम घबरा गई। मैंने कहा दादी मैं क्लास कराऊं, ऐसे कैसे? बड़ी बहनें हैं ना दादी, तो मैं नहीं कराऊंगी। नहीं, दादी कहती नहीं तुम जाकर के क्लास कराओ। तो जिनको कोर्स कराना भी नहीं आता हो वो क्लास क्या कराएगा। फिर दादी कहती है कि मधुबन में 5 साढ़े 5 मास रही तो क्या सीखा आपने, इतना बोलना भी नहीं आता है। तो दादी को हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उन दिनों में तो दादी बहुत ही ऑफिशियल रहते थे। तो फिर हाँ जी करके मैं गई। और जब सभा में गई, भी हमने तो समझा ही नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे, इतनी बड़ी सभा होगी। मैं तो एकदम घबरा गई। फिर बाबा का वो वरदान याद किया कि बाबा ने कहा था हिम्मत ए बच्चे तो मदद ए बाप सदा है ही। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं हिम्मत करके आ तो गई हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर एक गीत का योग हुआ और फिर मैंने क्लास कराना शुरू किया। जो बातें मधुबन में सुनी थी, समझी थी, अनुभव किया था, वो बातें मैंने सबके साथ शेयर की और इतने में दादी आ गई। तो जैसे ही मैंने दादी को देखा, हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो दादी कहे नहीं नहीं आप चालू रखो। मैंने कहा नहीं दादी मेरा पूरा हो गया, क्योंकि हमारे पास कुछ इकट्ठा किया हुआ हो तो हम दान कर सके। तो ऐसे ही हमने वाइंड अप कर लिया। फिर हम कहाँ पर भी जाते थे तो स्वाभाविक है कि दादी के साथ गए हैं तो स्टेज पर बुलाती थी और स्टेज पर बुला करके हमारा स्वागत होता था। तो दादी पहले ये कहती थी कि पहले आप लोग बोलो, जो भी दादी के साथ गए होते थे, फिर मैं बोलूंगी। तो ऐसे करके दादी के सामने भी बोलना पड़ता था। तो दादी की हमने ये विशेषता देखी कि सबको कुछ न कुछ ज्ञान रतन बांटना होता था। और दादी को हमने शुरू में ही देखा कि दादी हर बात बहुत पंक्चुअलिटी से करती थी। क्लास में भी जाना तो एकदम दादी पंक्चुअल रहती थी। और दादी का हमेशा एम रहता था कि बड़ी दादी क्लास में आवे उससे पहले दादी पहुंचे। तो उसके कारण हमें बहुत अटेंशन देना पड़ता था कि हर चीज यदि दादी को टाइम पर मिलेगी तो दादी सब कुछ टाइम पर करेंगी। और दादी क्या है कि दादी डिपेंडेंट नहीं रहते थे। अगर समझो हम नहीं भी पहुंचे तो दादी भंडारे में जाकर के चाय पी के आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ कि अमृत वेले के बाद दादी तो अपने आप भंडारे में चले गए और मैं तो स्नान करने चली गई। तो दादी क्लास में जाने के लिए जो शॉल में दादी को देती थी तो वो शॉल दिखाई नहीं पड़ी। तो मैंने दादी को बोला दादी वो शॉल कहाँ गई, दिख नहीं रही है।
तो दादी कहती है आज मैं भंडारे में गई थी चाय पीने, तो एक माता को बहुत ठंडी लग रही थी तो मैंने वो शॉल उतार के दे दी उसको। तो दादी का ये स्वभाव कि किसी को भी कोई कमी नजर आती थी तो दादी उतार करके दे देती थी। एक बार हमने स्वेटर उतार के दादी के कमरे में रखा था और मैं कुछ करने के लिए गई बाहर, टोली लेने गई टोली डिपार्टमेंट में, और जब तक मैं टोली लेकर के आऊं तो मेरा स्वेटर गायब। अब मैं सोचूं कि मैंने तो यहीं उतार के रखा था, कहाँ गया? कुछ दिखाई नहीं पड़े। अपने दादी को कैसे पूछूं कि दादी यहाँ मेरा स्वेटर था, वो कहाँ गया? फिर एक बहन को मैंने जाते हुए देखा और उसने मेरा स्वेटर पहना हुआ था, तो हमने समझ लिया कि दादी ने उठा करके उसको दे दिया। तो बहुत दातापन के संस्कार हमने दादी में देखा। जब तक आत्मा को कुछ न कुछ देंगी नहीं, तब तक दादी उसको जाने नहीं देती थी। और दादी का मुरली के प्रति जो भावना थी, जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट था, वो बहुत था। अमृत वेले उठेंगे तो पहले दादी ऊपर का हेडिंग पढ़ लेते थे, फिर क्लास से पहले मुरली पढ़ करके फिर क्लास में जाते थे। चाहे बड़ी दादी मुरली क्यों न सुनाते, लेकिन दादी जानकी मुरली जरूर पढ़ते थे। पढ़ने के बाद विचार सागर मंथन भी बहुत अच्छा दादी का चलता था। उसमें से नई नई तरीके से दादी ज्ञान को वर्णन करती थी। कभी मुरली मिस हुई हो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। एक बार दादी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो सरला दीदी ने रोज मुरली सुनाई, क्योंकि दादी मुरली पढ़ सके ऐसी स्थिति में नहीं थे। तो रोज मुरली सुनाई सरला दीदी ने, और जब 10 दिन के बाद दादी ठीक हो गई तो कहती हैं वो 10 दिन की मुरली मुझे दो, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है। हमने कहा दादी आपने रोज सुनी तो है? तो कहती सुनी है ना, मैंने पढ़ी थोड़ी है, इसीलिए मुझे वो मुरली दो, मैं खुद पढ़ूंगी। तो सुबह में रात को ही सोने से पहले मुरली बदलते थे, और सोने तक वो मुरली उसके बाजू में ही रखनी पड़ती थी। बीच बीच में कोई मिलने आने वाला है और उसको 1-2 मिनट भी देरी हो गई तो दादी मुरली उठा करके पढ़ना शुरू कर देती थी। और कोई बात नहीं, मुरली। किसी का भी फोन आता था तो दादी पूछती थी अच्छा आज बाबा ने क्या कहा। तो पहले दादी मुरली की कोई ना कोई पॉइंट सुना करके फिर कारोबार की बातें करती थी। पहले ज्ञान की बातें, फिर कारोबार की बातें। चाहे रात के 10 बजे ही फोन क्यों ना आवे, लेकिन पहले ज्ञान की बातें। एक बार हमने दादी को कहा कि दादी हम कोई भी प्रश्न प्रॉब्लम्स लेकर के आपके पास आते हैं ना, तो आप ज्ञान ही सुनाते हो, ज्ञान कोई सॉल्यूशन है क्या? तो दादी कहती हैं तो और क्या सॉल्यूशन है? ज्ञान ही एकमात्र सॉल्यूशन है। दादी ने कहा कि अगर हम जीवन में ज्ञान को यूज नहीं करते हैं तो हमारे छिपे हुए संस्कार हमें यूज करता है। हम सोच में पड़ गए कि अगर हम ज्ञान को यूज नहीं करते हैं तो हमारे हर एक के अंदर छिपे हुए संस्कार हैं जो हमें यूज करता है। बहुत गहरी बात थी, आप सब भी सोचना उसके ऊपर कि कैसे हमारे संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये संस्कार मुझे यूज कर रहा है। तो हर बात में दादी के पास ज्ञान की गहराई होती थी। दादी तैयार होकर के बाहर आते थे, सारा झुंड ग्रुप गुड मॉर्निंग करने के लिए खड़ा होता था।
तो शुरुआत में तो दादी ज्ञान की बातें सुनाते थे, लेकिन फिर दादी को जब हम बादाम रात की भिगोई हुई देते थे तो फिर दादी ने शुरू किया कि जो भी गुड मॉर्निंग करने आते हैं उसको 2-2 बादाम देनी है। हमने 50 बादाम से शुरू किया था, 200 बादाम तक हमें भिगोनी पड़ती थी और सुबह-सुबह छीलनी पड़ती थी। हर एक को दादी 2-2 बादाम गुड मॉर्निंग की ये टोली होती थी। चाहे कहीं पर भी हो दादी, लंदन में हो या हम टूर पर भी जाते थे तो बादाम उठा करके लेके जाते थे और रात को भिगोना याद करके भिगोते थे। और जो मैं खाऊं वो सब खाएं, ये दादी की हमेशा भावना रहती थी। नाश्ता करने से पहले सबसे पूछेंगे कि आप सबने नाश्ता किया? और दादी ने समय की बहुत बहुत कदर की। ऐसे समय को कभी वेस्ट नहीं किया और उसने कभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ही बैठ करके खाऊं, ये भी उसके पास वो नहीं था। हम कभी पांडव भवन जाते थे तो रास्ते में नाश्ता ले लेने का, कभी पांडव भवन से रात को आते थे तो रात का भोजन कार में खाने का, और कार में भी जो ईमेल्स आते थे वो दादी पढ़ लेते थे। तो समय की बहुत बहुत कदर की। एक बार बाबा ने कहा, लंदन में जब दादी गए तो वहां बोर्ड नहीं लगा सकते थे, तो दादी को जब बाबा ने कहा कि शाम को 4 बजे सेवा की वृद्धि के लिए योग करो, तो वो योग के वाइब्रेशन से लोग दरवाजा खटखटाते थे। लंदन का हमने जब अनुभव सुना था, लेकिन जब मैं दादी के पास आई 1985 में, तब भी दादी वो 4 से 5 बजे का योग करते थे। अभी हम समझे कि सेवा की वृद्धि तो हो गई है, अब क्यों करें योग, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा है ना। काफी सालों तक हमने देखा था दादी को वो समय पर योग करते हुए। कभी ये नहीं लगता था कि दादी बाबा से अलग हैं, क्योंकि साकार बाबा को तो नहीं देखा था, लेकिन दादी जानकी की एक्टिविटीज को देख करके हम अंदाजा लगा सकते थे कि बाबा कहीं ऐसे ही थे। और दादी को पुरुषार्थ से बहुत बहुत प्यार। कोई भी बात काम चलाओ दादी को पसंद नहीं आती थी। न पुरुषार्थ काम चलाओ होता था, न कोई एक्टिविटीज काम चलाओ होती थी। वन टोली भी बनती थी तो वो भी काम चलाओ पसंद नहीं आती थी। एक सरीखा पीस हो और एक रॉयल्टी उसके अंदर भी कैसे हो, टोली के अंदर भी। तो लंदन में सभी को ये ट्रेनिंग मिली हुई थी कि कैसे एक सरीखी टोली काट करके देना, सजावट भी ऐसी हो, कोई भी काम चलाओ नहीं। इवन दादी के कमरे में काम वालियां जब सफाई करके जो चीजें हमने टेबल पर डेकोरेशन के लिए रखी होती थी वो इधर उधर हो जाती थी, स्वाभाविक है। तो फिर दादी जब भी कमरे में आते थे तो दादी को दिखाई पड़ता था कि ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो पहले दादी वो सेट करते थे, फिर अपनी जगह पर जाकर के बैठते थे। हर बात में एक्यूरेसी दिखती थी। तो जब कर्मों में हम देखते थे कि कितनी कुशलता है और एक्यूरेसी है, तो ये संपन्नता के नजदीक की निशानी थी कि कोई भी बात काम चलाऊ न हो। और वो बातें उन्हों के पास ही कि जो परफेक्शन के नजदीक आत्मा जाती है, उसको हर बात परफेक्ट ही चाहिए होती है।
उनकी नजरिया ही वैसी हो जाती है। तो उसी आधार से हम अपना भी परफेक्शन चेक कर सकते हैं कि हमारे पुरुषार्थ में, हमारे कर्म में कहाँ तक वो बात दिखाई देती है। एक बार बाबा ने कहा कि गुण दान करने में जनक नंबर 1 है, और सच्ची बात है। कर्म करके सिखलाया, बोल करके नहीं, कर्म करके सिखाया। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि काफी साल तक दादी की पालना में रहे और बहुत कुछ सीखने को मिला। कोरा कागज ही थे, तो जो कोरे कागज पर लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि शुरुआत बहुत अच्छी रही। और दादी जब लंदन चले जाते थे तो मैं भी सेंटर पर चली जाती थी। फर्स्ट टाइम तो मुझे नहीं पता था कि दोबारा दादी आएंगे तो मुझे बुलाएंगे, लेकिन जब दोबारा दादी आए तो बड़ी दादी ने मैसेज भेजा। तो ऐसे मैं 10 साल करती रही कि दादी जब लंदन जाते थे तो मैं गुजरात में सेंटर पर दादी जी भेजते थे। पहले मैं भावनगर में रही 2.5 साल, फिर 2.5 साल में नडियाद में रही, फिर 5 साल में अहमदाबाद में आंबावाड़ी में रही। फिर अचानक एक बार दादी जानकी ने कहा कि तुम वीजा निकालो अपनी। तो मेरे को अचानक बोला, पेपर वर्क तैयार किए और मैं दिल्ली गई वीजा लेने के लिए। तो बाप दादा ने मुझे पहला वरदान तो ये दिया था कि जिस देश में जाओ अपना ही परिवार है। फिर दोबारा भी दादी लंदन जा रहे थे तो बाबा ने मुझे पूछा कि आप भी जा रही हो? तो मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं केवल दिल्ली तक जा रही हूँ। फिर एक बार मेरी लौकिक माँ आई थी तो उनके साथ मैं बाबा के पास गई मिलने के लिए। तो बाबा मेरी माँ को पूछते हैं कि ये कभी विदेश गई है? तो मेरी माँ ने कहा नहीं। फिर दादी जानकी ने कहा कि उसके माँ बाप आए थे, ये कभी नहीं आई हैं। तो इस प्रकार से विदेश की बातें होती रही और अचानक दादी ने कहा वीजा लेने जाओ, क्योंकि मेरी बहुत सारी फैमिली लंदन और अमेरिका में है, मेजोरिटी वहां ही है। तो जिस समय मुझे वीजा लेने की बात किया तो अमेरिका की वीजा लेने के लिए मैं जब गई तो पटेल सरनेम के ऊपर रेड पेन से उसने राउंड किया था, जिसने मेरे पेपर चेक किए उसने, ताकि वीजा देने वाले को पता चले कि ये पटेल है। उसके बाद मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम जब 6 मास की वीजा मिलती है अमेरिका की, मुझे 1 साल की वीजा मिली थी। तो ये बाबा का ही वरदान था और बाबा ही चाहते थे, और उसी आधार से फिर तो हर साल विदेश जाना रहा। शुरुआत में कई साल मैं ऐसे ही विदेश भी जाती रही और मधुबन में दादी की सेवा में भी रही। दादी जब लंदन दादी के साथ जब जाती थी तो जहां जहां आवश्यकता होती थी तो वहां दादी मुझे भेज देते थे। तो कभी अमेरिका भेज दिया, कभी लंदन में ही अलग अलग स्थान पर जहां सेवा नहीं वृत्ति को प्राप्त होती थी तो दादी कहती थी जाओ तुम जाकर के सेवा को बढ़ाओ। तो दादी की मेरे में उम्मीद भी बहुत थी, विश्वास भी बहुत था कि ये कुछ करेगी। तो इस रीति से सेवा में हर प्रकार की सेवा का चांस मुझे मिला और बाबा ने सेवा भी कराई। तो अभी भी वैसे हर मई मास में कहाँ न कहाँ जब सीजन पूरी होती है तो मेरा जाना होता है। तो
बाबा जहाँ भी सेवा के लिए भेजे वहां मैं जाती हूँ। उस सीजन में वापस आ जाती हूँ मधुबन में। तो बहुत ही जीवन में सीखने को मिला है और अभी भी सीखते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे एक संकल्प उठ रहा है प्रवीणा बहन जी, क्यों हाँ नहीं जी। आपका एक दूसरा सेशन रखा जाए, क्योंकि ये तो आपने बहुत कंक्लूड करके सुनाया कि आपके पास खजाना बहुत बातें तो बहुत है, कितनी हाँ, बातें सुनाए। लेकिन ये साधारण नहीं है ना, बातें तो है लेकिन साधारण थोड़ी ना है, क्योंकि देखो कितना कुछ सीखने को मिलता है। आज आपने एक बहुत गहरी बात दादी जानकी के शब्दों वाली सुनाई कि जब हम ज्ञान को यूज नहीं करते तो पुराने संस्कार हमें यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें अभी भी आपके पास है और हमारे भाई बहनों को लाभ मिले, पूरे विश्व को लाभ मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ इसका दूसरा पार्ट भी अगर आयोजित किया जाए, आप अनुमति दे तो सबको जरूर। फायदा होगा। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, मेरे दिल की बात आपने बता दी। अच्छा, देखो भाई हम दोनों के दिल की सेम बात है। अब तो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है ना प्रेरणा बहन जी? जरूर क्या कहते जरूर। हैं आप? तो डेट मैं देख करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि श्योर। कल तो फिक्स है। तो अर्लीस्ट डेट जो है वो हम मॉर्निंग का करेंगे, श्योर। इवनिंग का नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? ओके बाकी ओके। बहुत धन्यवाद सभी भाइयों और बहनों की ओर से, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर साहब चंपा बहन को भी बुलाइए, हंसा बहन आप भी, ठीक है ना? क्या कहे, हंसा बहन हमारे पर्दे के पीछे रहने वाले हैं। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव सुना, बहुत प्रेरणाएं भी मिली। इनके प्रति तो हमारा बहुत पहले से ही आदर है। वैसे भी उस समय हम सूरत में थे, लेकिन हर रविवार को हम जाते थे सूरत में। जी। और लता बेन नहीं आई उसके पहले ही हम लोग वहाँ थे, और लता बेन को भी हमने रिसीव किया था उस जी समय। जी। तो आपकी जो है विशेषताएं जो देखी, बहुत एक्टिव हो, एक्यूरेट हो, सब जगह एक्यूरेसी चाहते हो। जब बड़ौदा में आए तब भी आपने बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम को सुचारू रूप से कराया था दादी का। तो ये भी हमें मालूम है, और अभी इस अनुभव से भी, आपके अनुभव सुन के भी पता पड़ा कि कितना अच्छा आप सबके गुणों को देख के इतना अच्छी तरह से अपने जीवन को भी बनाया है और हमको भी प्रेरणा दी है। अभी चंपा भी आ गई है। સુરતનું ગામ પૂછ્યું. ये पूछो तुम्हें। હા, તમારે સુરત પાસે કયું ગામ? બઘુમરા બગોમરા. बगोदरा, हाँ। કડોદરાની બાજુમાં છે। હા, કડોદરા નહીં, બગોમરા. પેલા તો અમે સુરતમાં હતા ને 68 થી 73 સુધી. ત્યારે સુરતમાં પેલા સેન્ટર નતું, લતાબેન ને અમે જ લેવા ગયા હતા એરપોર્ટ. કાંતિભાઈ. चंपाबेन हिंदी में शुरू करो। अच्छा. हाँ, तो હવે પ્રવીણાબેન જો ગુજરાતી. तो क्या है, सूरत में तो हम ही थे, सेंटर नहीं था, और बारडोली में ये सलबोन में पाठशाला थी। लेकिन क्या है, हमें तो ज्ञान लंदन से मिला, हमको पता भी नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारी कोई सूरत में भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ज्ञान आप जो लंदन गांव से की मिला। बात बोल रहे हैं वो तो लंदन में आपके यहाँ पाठशाला थी कि आपके गांव में थी? नहीं, लंदन से फिर मेरे अंकल और आंटी लंदन में अच्छा, ज्ञान में लेके आए। हाँ। तो वो लोग फिर जब आए इंडिया तो ज्योतिबेन को आपके साथ गांव में में। लेके आए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बराबर। फिर ज्योतिबेन ने सबको कोर्स कराया, तब तो हम अच्छा। लोग हॉस्टल में थे। बराबर। बहुत ये अच्छा। प्रवीणा बेन जो है ना यज्ञ से गई हुई आत्मा है। हाँ। और हमने देखा कि बाबा ने उसको वापस, देखो उसका पार्ट है ना, वो विशेष पार्ट है, यूनिक पार्ट है, और वो इंटरनेशनल बेन थी हमारी। और हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं ना, यहाँ पर आते हैं तो हमको भी सिखा करते हैं, हम भी उससे बहुत सीखते हैं ना।
ये भी हमारा बहुत अच्छा चांस है। हम लोग नडियाद में साथ में थे, तब से हमारा सेवा का बहुत अच्छा पाठ रहा उनके साथ। और ये मैनेज में आपने मैं तो पहले नहीं बोला, नहीं तो लगता कि मैंने बोला। और देखो सुनने से पता चला ये अनुभव की खान है, खाली मधुबन नहीं पर इंटरनेशनल समझो। बहुत इसके पास आप 8-10 पाठ कर सकते समझो। आपको गाइड तो दादी के साथ रही ना, इसलिए सारे देश विदेश का उसका अनुभव है। ये तो भले 1 घंटे में किया, लेकिन इनके पास बहुत अनुभव है। दादी के साथ सब जगह जाना हुआ। दूसरा सेशन की अनुमति दी है उन्होंने। हाँ, मिलती में भी सेवाएं की है, और भी अभी गुप्त में है उनकी जो सेवाएं हम जानते हैं, उनके साथ रहते हैं इसलिए। और बहुत खजाना है, आप जितना निकाल सकते हैं, जैसे गंगा बहती है उसमें से जितना पानी निकालो उतना निकाल सकते, कहने का मतलब। वो ज्ञान गंगा है, बहती रहती है। जी जी, जरूर जरूर निकालेंगे, क्यों नहीं। बहुत अच्छा ये समय ड्रामानुसार मिला है, और ये जरूर लाभ लेंगे। दूसरा सेशन तो रखेंगे ही रखेंगे, डेट एडजस्ट करके। तो ये खुशी की बात है सभी के लिए। ठीक है, अभी 2 मिनट बाबा को याद करें। जी। मिल गया है मुझे बाबा, मिल गया है मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते। वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया बन रही है। श्रीमत पर चलते चलते, श्रीमत पर चलते चलते। मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते। सब इंतजाम तैयार, सब इंतजाम तैयार। सुखधाम अब नहीं दूर, सुखधाम अब नहीं दूर। ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है। दुख धाम जलते जलते, दुख धाम जलते जलते। ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है। चल गई है सारी चिंता, चल गई है, चल गई है सारी चिंता, चल गई है सारी चिंता।